हाय दोस्तों, आप सभी का बिमल क्लासेस सिविल सर्विसेज के एकलव्य टेस्ट सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सामान्य अध्ययन पेपर 1 के टेस्ट सीरीज़ के बारे में, जिसमें कि हमने आज इतिहास के क्वेश्चंस को रखा है और उन क्वेश्चंस को आज हम डीपली तरीके से जानेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, आप हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो। तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे सीरीज़ की ओर। तो पहला क्वेश्चन दिया है इसमें, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आपको शब्द दिए हैं और इनके बारे में विवरण दिया गया है। तो देखिए, पहले शब्दों को देखते हैं। तो इसमें दिया है एरीपत्ती, जिसमें बताया गया है इसके विवरण में कि भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। नंबर सेकंड दिया है आपका तनियूर। इसमें बताया गया है कि एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए ग्राम। आगे इसने तीसरा बताया है घटिका, प्राय मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय। तो तीनों कथनों पर, तीनों युग्मों पर हमें विचार करना है और आगे इसका कूट भी हमें दिया गया है। कूट में इसने बताया है कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3। तो देखिए, युग्म आपके सामने हैं तीनों, तो इन पर विचार करने के लिए इसने बोला है। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं कि एरीपत्ती होता क्या है। तो देखिए, एरीपत्ती जो होता है वो जलाशय के पुनर्निर्माण के लिए लगाया जाने वाला कर होता है। नंबर सेकंड आपका तनियूर है। तनियूर किसे कहते हैं? तो तनियूर जो है चोल काल की एक विशिष्ट राजस्व इकाई थी, जिसके अंतर्गत प्रमुख ब्रह्मादेय और मंदिर बस्तियां जो थी वो विकसित हुई और इसके अधिकार क्षेत्र में अनेकों राजस्व ग्राम, छोटी बस्तियां व शिल्प केंद्र सम्मिलित हुआ करते थे। तीसरा है इसमें घटिका। घटिका के बारे में देखिए, घटिका जो है पल्लव कालीन मंदिरों से जुड़ी एक उच्च शिक्षा संस्थाएं हुआ करती थी। तो यहाँ पे अब आपको तीनों के बारे में मैंने बता दिया, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन डी होगा, केवल 1 और 3। क्योंकि देखिए, एरीपत्ती में बिल्कुल सही बताया है इसने कि भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व कर, यानी कि जलाशय के पुनर्निर्माण के लिए लगाया जाने वाला जो कर हुआ करता था, वो आपका इसमें दे रखा है पहले ही। और तीसरे वाले में मैंने आपको घटिका के बारे में बताया था कि घटिका जो थी वो पल्लव कालीन मंदिरों से जुड़ी उच्च शिक्षा संस्थाएं हुआ करती थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, 1 और 3। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के राज्य देशों का सबसे पहले विकूटन किसने किया था? ऑप्शन ए जॉर्ज बुरहर, ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन सी मैक्स मूलर, ऑप्शन डी विलियम जोन्स। तो देखिए, सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, जो मैक्स मूलर थे, मैक्स मूलर जो थे वो जर्मनी के एक अंग्रेज विद्वान थे और इन्होंने इंग्लैंड में रहकर के संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी और भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अध्ययन भी किया इन्होंने। और इन्होंने ही भारत में आर्यों का आगमन मध्य एशिया बताया था, जो कि आज भी मान्य है। विलियम जोन्स की बात की जाए तो विलियम जोन्स जो थे वो प्राचीन विधि शास्त्री थे। इन्होंने भारत में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना भी की है। आगे बात की जाए जेम्स प्रिंसेप की, तो मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल की सभी जानकारी का स्रोत उसके उल्लेख से है, उसके अभिलेख से आंका गया है। और ये अभिलेख जो थे वो ब्राह्मी, अरमाइक, खरोष्टी और ग्रीक लिपियों में प्राप्त हुए हैं हमें। और इन अभिलेखों की जो लिपि को पढ़ने का श्रेय जो था वो अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेप को दिया जाता है। और जेम्स प्रिंसेप एक नील जमींदार तथा पुरातत्वविद भी थे। जेम्स प्रिंसेप ने ही सन 1838 ईस्वी में अशोक के सभी अभिलेखों को पढ़ा था और ब्राह्मी लिपि के अक्षरों से सबको परिचित भी करवाया। और इसके अलावा प्रिंसेप ने मानचित्र विशेषज्ञ और मुद्रा शास्त्र के लिए भी
जाने जाते रहे हैं ये। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी होगा। जेम्स प्रिंसेप ने ही सबसे पहले अशोक सम्राट के राज्य देशों का विकूटन किया था। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है? तो देखिए ऑप्शन ए है यहाँ बंधुआ मजदूर, ऑप्शन बी सैन्य अधिकारियों को दिए गए भूमि अनुदान, ऑप्शन सी भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जलचक्र यानी कि वाटर व्हील, ऑप्शन डी कृषि भूमि में बदली गई बंजर भूमि। तो देखिए मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा जो है वो भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जलचक्र को निरूपित करता है। और अर्घट्टा प्रणाली का प्रयोग पूर्व मध्यकालीन इतिहास 600 से 1200 ईस्वी के मध्य हुआ था। अर्घट्टा प्रणाली को मानसून समय में अत्यधिक प्रयोग में भी लाया जाता था, क्योंकि यह वर्षा जल संचयन का साधन भी था। और इस सिंचाई तकनीकी का प्रयोग सर्वप्रथम फारस वासियों ने किया था, जिसे उन्होंने भारत में विकसित किया। 3वीं शताब्दी तक वह अपने प्राचीन रूप में थी, लेकिन उत्तर गुप्त काल तक आते आते यह संपूर्ण रूप से विकसित हो चली गई। और अर्घट्टा सिंचाई प्रणाली ने मध्यकालीन अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, दोनों पर विचार करना है आपको, देन उसके बाद इसके कूट के अकॉर्डिंग आपका आंसर देना होगा। तो पहला इसने कथन दिया है कि तमिल क्षेत्र के सिद्ध एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। दूसरा कथन है कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। अब यहाँ पर देखिए कूट दिया गया है आपका कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और ना ही दो। तो देखिए सित्तर या सिद्ध दक्षिण भारत के तमिलनाडु क्षेत्र के 18 संतों की परंपरा है, जिसमें प्रथम सिद्ध अगस्त्य ऋषि थे और यह प्रथम संगम से संबंध थे। अपरंपरागत प्रकार की साधना का पालन करते थे। उनका मानना था कि यौगिक क्रियाओं द्वारा साधना करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है और ये भारत की प्राचीन सिद्ध उपचार प्रणाली एवं राज चिकित्सा के प्रवर्तक भी माने जाते थे। हालांकि ये सिद्ध शिव के उपासक भी थे, लेकिन मूर्ति पूजा और धार्मिक कर्मकांडों की आलोचना भी किया करते थे। और लिंगायत मत हिंदू धर्म के अंतर्गत दक्षिण भारत में प्रचलित एक मत था और इस मत के उपासक लिंगायत कहलाते थे। लिंगायतों का प्रसार जो था वो दक्षिण भारत में हुआ करता था और कर्नाटक यानी कन्नड़ क्षेत्र में इसका प्रसार तेजी से हुआ। लिंगायत वीर शैव संप्रदायों की एक शाखा हुआ करती थी, जो कि पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते थे और इनका मानना ये है कि मृत्यु के उपरांत लिंगायत शिव में विलीन हो जाता है। जाति अधिक्रम को अस्वीकार किया करते थे ये लोग और लिंगायत समाज को आध्यात्मिक समाज बनाना चाहते थे और समाज में समानता की स्थापना और कर्मकांडों का विरोध करना लिंगायतों का प्रमुख उद्देश्य था। और लिंगायत मुख्यतः जो है पंचाचार्य गणों की शिक्षाओं के अनुगामी हुआ करते थे। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा, एक और दो दोनों। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? ऑप्शन ए कृषक, ऑप्शन बी योद्धा, ऑप्शन सी बुनकर, ऑप्शन डी व्यापारी। तो देखिए भारतीय इतिहास में मध्यकाल में जो बंजारे हुआ करते थे वो सामान्यतः व्यापारी वर्ग से संबंधित रहे और इस काल में कई बंजारों ने अपना अपना अलग समाज स्थापित किया और इनमें गोरा बंजारा समाज जो है वो 16वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी में बहुत अधिक प्रसिद्ध रहा। बंजारे वर्ष भर देश में अलग अलग हिस्सों में अपना सामान लाद करके जाया करते थे और वीरानों या खाली जगहों पर बस्ती से दूर अपना ठिकाना बनाते थे, जिसे हम बोलते हैं डेरा डाल लेना। ठीक है,
तो अपने ठिकाने बनाया करते थे और इन बंजारों को भौगोलिक और ऐतिहासिक जानकारियां भी हुआ करती थी। इनमें परिवहन का साधन बैलगाड़ी हुआ करता था। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ये इसका ऑप्शन डी होगा कि भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे जो हुआ करते थे वो व्यापारी हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं। देखिए, पहला कथन है, भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। कथन सेकंड दिया है, कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर लिया करते थे कर दिया करते थे। तो यहाँ पे दर्शाया गया है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है। तो देखिए इसके ऑप्शन यहाँ पे केवल एक, केवल दो, केवल एक और दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो देखिए, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था हेतु भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व पर सामान्य भूमि, नम भूमि और वन भूमि के अनुसार तय की गई थी। ठीक है, साथ ही उन्होंने कारखानों के निजी स्वामी से औद्योगिक कर भी लिया और अच्छी अर्थव्यवस्था विजयनगर साम्राज्य की एक पहचान हुआ करती थी। गृह कर भी कृष्णदेव राय के काल में लागू था। गृह कर जो था वो कृष्णदेव राय के शासनकाल में भी लागू था और बरबोसा, पायस और नूनिज जैसे विदेशी यात्रियों ने उनके श्रेष्ठ प्रशासन और उनके शासनकाल में साम्राज्य की समृद्धि की चर्चाएं भी अपने अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा की हैं। और तुंगभद्रा नदी पर एक बड़े बांध का निर्माण भी कृष्णदेव राय ने ही करवाया था। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, एक और दो दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज ने संगठित किया। ऑप्शन ए, बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का एक आंदोलन। ऑप्शन बी, गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन। ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। ऑप्शन डी, पंजाब में किसान आंदोलन। तो देखिए, सत्यशोधक समाज एक संगठन हुआ करता था जिसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की और इस संस्था ने महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन को प्रोत्साहन भी दिया। ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज के प्रथम अध्यक्ष थे, जबकि नारायण राव गोविंद राव इसके पहले सचिव के रूप में चुने गए थे। और सत्यशोधक समाज के प्रमुख विचार भी थे, जिनमें से देखिए, शूद्र और गैर शूद्र के बीच की दूरी को कम करना और ब्राह्मणवादी धार्मिक गुलामी से लोगों को मुक्त करके उनके अधिकार के प्रति सचेत करना, ये भी एक उनके समाज की प्रमुख विचार था। दूसरा विचार ये था कि सभी मानव भगवान के बच्चे हैं और भगवान ही उनका संरक्षक है। तीसरा विचार ये था कि भगवान की पूजा करने के लिए किसी पुजारी की आवश्यकता को सत्यशोधक समाज नकारता है। और चौथा विचार ये था कि वर्ष सन 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले द्वारा पुणे यानी कि महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन सी होगा, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन चलाया गया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित थे? सामाजिक सुधार। ऑप्शन बी, शैक्षिक प्रशासन में सुधार। ऑप्शन सी, पुलिस प्रशासन में सुधार। ऑप्शन डी, संवैधानिक सुधार। तो देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो रिपोर्ट तत्कालीन भारत सचिव मॉन्टेग्यू तथा वायसराय चेम्सफोर्ड के विचार विमर्श के उपरांत सन 1918 ईस्वी में जारी की गई थी। और इस रिपोर्ट में व्यापक संवैधानिक सुधारों की घोषणा भी की गई और इसी रिपोर्ट के आधार पर सन 1919 ईस्वी में भारत का शासन अधिनियम बनाया गया और यह सन 1947 ईस्वी तक भारतीय संवैधानिक कानून का आधार बना रहा। और सन 1919 के अधिनियम की कुछ विशेषताएं भी थीं, जिनमें से नंबर 1, प्रांतों का आंशिक उत्तरदायित्व। दूसरी थी विकेंद्रीकरण की नीति। तीसरी ये थी कि अधिक प्रातिनिधिक तथा प्रभावकारी केंद्रीय व्यवस्थापिका। चौथी ये थी कि सांप्रदायिक मताधिकार का विस्तार करना। और पांचवी थी भारत सचिव और ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में कमी करना। तो इसका जो राइट आंसर था वो था आपका ऑप्शन डी, संवैधानिक सुधार।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला दिया है इसने कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, दूसरा है टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन, तीसरा था इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। इसने आगे कहा है कि केशव चंद्र सेन का संबंध उपरोक्त में से किसकी या किन की स्थापना से है। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने कूट दिया गया है। ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए 1 और 3, ऑप्शन दूसरा है 2 और 3, ऑप्शन तीसरा है केवल 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो देखिए केशव चंद्र सेन के आकर्षक व्यक्तित्व ने ब्रह्म समाज आंदोलन को स्फूर्ति प्रदान की और सन 1866 ईस्वी में केशव चंद्र ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना भी की और सन 1870 ईस्वी में केशव चंद्र ने इंग्लैंड की यात्रा की और इस यात्रा में से पूर्व तथा पश्चिम एक दूसरे के निकट आए और अंतर्राष्ट्रीय एकता का मार्ग प्रशस्त हुआ। केशव चंद्र के द्वारा टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन सन 1868 और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन जो था वो 1870 की स्थापना में की गया और कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना सन 1821 ईस्वी में हुई और राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई और इन्होंने ही सन 1828 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट जो है पेश की। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, केवल 2 और 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था। यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया है लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश करना, ऑप्शन बी है अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का भाव, ऑप्शन सी है मुस्लिम लीग की स्थापना और ऑप्शन डी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने में अरविंद घोष की असमर्थता। तो यहाँ पे देखिए सन 1907 ईस्वी में सूरत कांग्रेस अधिवेशन के दौरान हुए विभाजन की जड़ उदारवादी और उग्रवादी नेताओं की कार्यप्रणाली को लेकर के थी। अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के विषय में चरमपंथियों में हमेशा से विश्वास का अभाव रहा था और वे नरमपंथियों द्वारा अंग्रेज सरकार के साथ अनुनयन विनय की नीति के आलोचक भी थे और नरमपंथियों की बुद्धिजीवी और शहरजीवी वर्ग से सहयोग प्राप्त था, लेकिन चरमपंथी या गरम दलीय व्यक्तियों ने रचनात्मक स्वविकास को अपनाया और सूरत अधिवेशन जो 26 दिसंबर 1907 को ताप्ती नदी के किनारे दल संपन्न हुआ था और बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाए जाने की मांग गरम दल जो था उसकी ओर से की जा रही थी, जबकि नरम दल वाले राम बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाने में सफल रहे और अधिवेशन के अशांत वातावरण में ही कांग्रेस का जो है विभाजन हो पाया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का भाव। ठीक है, अभाव है यहाँ पे, सॉरी यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, ये अभाव है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे। ऑप्शन ए है यहाँ पे बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, ऑप्शन बी होम रूल आंदोलन, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन और ऑप्शन डी है साइमन कमीशन की भारत यात्रा। तो देखिए 4 जुलाई सन 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के आधिकारिक घोषणा के बाद बंगाल के लोगों की प्रतिक्रिया अप्रत्याशित थी। लोगों ने प्रतिक्रिया स्वरूप विरोधी प्रदर्शनों का आयोजन किया और इसे शोक दिवस के रूप में मनाया। फेडरल हॉल में आयोजित बैठक में स्वदेशी आंदोलन तथा वंदे मातरम का नारा स्वीकार किए जाने का प्रस्ताव जो था वो पारित हुआ और इस विभाजन विरोधी आंदोलन की शुरुआत जो थी वो उग्रवादी नेताओं द्वारा की गई थी और इसके अंतर्गत सरकारी सेवाओं, अदालतों, स्कूलों, कॉलेजों और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तथा स्वदेशी वस्तुओं के प्रसार, राष्ट्रीय स्कूलों तथा कॉलेजों की स्थापना के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा के प्रसार आदि कार्यक्रम चलाई गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखिए।
सर स्टैफर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि क्या होगा, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। ऑप्शन बी, स्वतंत्रता प्रदान करने के पहले भारत को 2 भागों में विभाजित कर देना चाहिए। ऑप्शन सी, भारत को इस शर्त के साथ गणतंत्र बना देना चाहिए कि वह राष्ट्रमंडल में शामिल होगा। और ऑप्शन डी है यहाँ पे, भारत को डोमिनियन स्टेटस को दे देना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, सर स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में मार्च सन 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था और भारत में क्रिप्स मिशन का मंतव्य भी था और भारत से संबंधित उन संवैधानिक प्रस्तावों पर चर्चा करना जिसका मसौदा ब्रिटेन के युद्धकालीन मंत्रिमंडल ने तैयार किया था। स्टैफर्ड क्रिप्स द्वारा भारत लाई गई योजना के 2 भाग थे, युद्धोत्तर प्रस्ताव और तात्कालिक युद्धकालीन प्रस्ताव जो था वो क्रिप्स मिशन के अनुसार भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देना चाहिए था, क्योंकि युद्ध से पूर्व ब्रिटेन ने भारत से सैनिक सहायता की मांग भी की थी और क्रिप्स मिशन के तुरंत बाद ही जुलाई सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ भी हुआ, जो कि सफल रहा था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी होगा, भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के इतिहास के GS1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये थे। ऐसे ही आपको 100+ सीरीज़ एकलव्य सीरीज़ प्रोवाइड की जाएगी प्रीलिम्स के क्रैक करने के लिए। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे कि आपको आने वाले सीरीज़ में अच्छे से हम क्वेश्चंस को कवर करवा सकें। और फ्रेंड्स हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप फॉलो कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। और फ्रेंड्स चैनल पर जो भी नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद।